हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा और डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आकर के रिएक्ट करता है और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। और उसमें मैंने एक टर्म और बताया कि जहां पर हीट इवॉल्व होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताया, सिंगल रिएक्टेंट टूट करके डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है। जहां पर हम लोग को हीट देना पड़े तो वो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्लियर हो गया कि जहां पर हीट इवॉल्व हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हीट हमको देना पड़ रहा है तो वो हमारा हो रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप दोनों को याद मत रखिएगा, एक को ही याद रखिएगा। जहां से हीट इवॉल्व हो रहा है एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का जस्ट अपोजिट है। तो बच्चों हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन लास्ट क्लास में देखे थे, आज हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल देख करके ही आगे बढ़ते हैं। चलो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बच्चों, जो एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है वो है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट PbNO3 होल 2 को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये हमको क्या देता है बच्चों? ये हमको देगा, क्या देगा? लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लीड ऑक्साइड देता है और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और प्लस O2 गैस देता है। ठीक है बच्चों, देख लो आप लोग, सिंगल रिएक्टेंट को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये हमको क्या दे रहा है? कितना सारा प्रोडक्ट दे रहा है। एक लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हम लोग को क्या दे रहा है? तो लीड ऑक्साइड तो हमारा सॉलिड के फॉर्म में होता है और ये गैस के फॉर्म में, और ये भी हमारा गैस में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, और हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। अब देखो बच्चों, रिएक्शन जो है हमारा बैलेंस हो गया है, लेकिन यहाँ पर 4 नाइट्रोजन हो गया तो ये भी 4 हो गया। ठीक है, तो ये अब हमारा बैलेंस हो गया है। तो देखो यहाँ पर आपको मान लिया कि लीड नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हो तो आपको इतना सारा प्रोडक्ट मिला, तो इसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशन चेक करना पड़ता है, रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करने के लिए क्या होगा, आपको जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये रेडिश ब्राउन वेपर दिखेगा। ठीक है बच्चों, ये मैं लिख रही हूं, इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट है, रेडिश ब्राउन वेपर दिखेगा। मान लिया कि हम लोग कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये इसको चेक करना जरूरी होता है। तो हम लोग लीड नाइट्रेट को जब हीट कर रहे हैं, ये हीट का साइन है, ठीक है, हीट कर रहे हैं तो हमको लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता करना है कि रिएक्शन एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर हो जाता है वो रेडिश ब्राउन वेपर बन करके ऊपर आता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब भी होगा तो आप देखोगे अगर रेडिश ब्राउन वेपर ऊपर आ रहा है इसका मतलब कि रिएक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, तो उसको ही मैंने क्लियर करा दिया। और एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में रहता है, आप देखोगे बुक खोलकर, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसको जब आप हीट करोगे या सनलाइट दोगे तो ये क्या करेगा? सनलाइट दोगे तो ये नॉर्मली ब्रेक कर जाएगा Ag+Cl में। ठीक है, ये क्या होता है? ब्रेक कर जाता है। ठीक है, बैलेंस भी कर दिया मैंने, बैलेंस करना जरूरी है बच्चों, बिना बैलेंस के आपको ये नहीं होगा सही। तो सिल्वर, ये इसका कलर कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का कलर जो होता है मेरा सिल्वर रहता है, लेकिन जब ये ब्रेक करता है तब सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है? ग्रे हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी होता है या तो हम लोग को उसको हीट देना पड़ेगा, या सनलाइट देना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, कुछ भी दे करके ही रिएक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ ने सनलाइट दिया, यहाँ हीट दिया, इससे पहले भी रिएक्शन मैंने करवाया था तो हीट दिया था। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर 2 टर्म और क्लियर किए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा है थर्ड वाला रिएक्शन था, वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या था बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
नंबर थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसमें अगर मैंने एग्जांपल लिया, जैसे देखिए ए जो है ये रिएक्ट कर रहा है बी और सी के साथ, तो हमको क्या दे रहा है, ए सी दे रहा है और बी को बाहर कर दे रहा है। क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। यानी कि ये जो है ए रिएक्ट कर रहा है और ये बी और सी के साथ, तो इसमें से क्या कर रहा है, बी को बाहर कर दे रहा है और वहां पर अपना जगह बना ले रहा है। यानी कि आप एक चीज कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, कहां पर इंसान, कहां पर किसी को बाहर करा जाता है, जो मोर पावरफुल होता है वो क्या होता है, कम पावर वाले को बाहर कर देता है। जो मोस्ट पावरफुल होता है वो क्या होता है, कम पावरफुल को बाहर कर देता है। तो ये क्या किया, ये ए जो है बी को बाहर कर दिया, क्योंकि ए जो है मोर पावरफुल है बी से, इसलिए बी को क्या किया, बाहर कर दिया और ए के साथ अपना जगह, सी के साथ अपना जगह बना लिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों एक्चुअल में होता क्या है, इसमें क्या होगा, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से बाहर कर देता है और इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसका पहले हम लोग लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच the chemical reaction in which more reactive metal displace a less reactive metal फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन, या फ्रॉम अ कंपाउंड भी कर सकते हैं आप, फ्रॉम अ कंपाउंड। यही है द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताऊंगी आप लोग को कि रिएक्टिविटी सीरीज हमारा क्या होता है। देखो बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज हमारा क्या होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हमारा होता है का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और इसके बाद जो हम लिख रहे हैं, मैं हाइड्रोजन के बाद मैं इधर लिख रही हूं ताकि आप लोग को दिख जाए। ठीक है, हम उस साइड नहीं लिख रहे, नीचे नहीं लिख रहे ताकि आप लोग को दिखे नहीं। यहाँ पर है ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग याद करने का जो तरीका है वो है केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और ये होगा आपका हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड से बाहर कर देता है। तो पहले हम लोग ये जानना है कि मोर रिएक्टिव मेटल है क्या, पहले वो तो जान ले कि मोर रिएक्टिव मेटल किसको बोलते हैं भाई। तो पहले हम लोग जानने के लिए हम लोगों ने एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी। तो रिएक्टिविटी सीरीज जैसे जैसे नीचे आएगी रिएक्टिविटी वैसे वैसे घटती जाएगी।
ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी सीरीज में की जो रिएक्टिव मेटल है वो क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो अब हम लोग को इसको याद कैसे करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने याद किया तो आपको यहां से क्या, अब इसके बाद आपको सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में भी आपको ये दिखेगा, इसको याद करना ही है और बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो चलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जरा देखो बच्चों, आयरन सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है ना, इसका रिएक्ट करवा रहे हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट मेरा कैसा होता है, कॉपर सल्फेट आप लोग देखे होंगे, कॉपर सल्फेट हमारा एक्वस फॉर्म में हमेशा होता है, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट, आयरन का रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो आप देखो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो आयरन का रिएक्शन करवा रहे कॉपर सल्फेट के साथ, क्या आयरन मोर रिएक्टिव है कि कॉपर को वो बाहर कर सकेगा और फेरस सल्फेट बना सकेगा? तो आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन यहाँ है, आयरन कहाँ है, यहाँ है, और कॉपर क्या है, यहाँ है। तो ये जो है ये पूरा ये इसके नीचे है, ठीक है बच्चों, इसके नीचे है, यानी कि आयरन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन चला जाएगा कॉपर सल्फेट के पास और कॉपर को वहां से बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4, और कॉपर को क्या किया, बाहर कर दिया। तो देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल था वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या किया, कंपाउंड से बाहर कर दिया, सॉल्ट से बाहर कर दिया। तो इसको ही हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन या फ्रॉम अ कंपाउंड। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और जब ये आयरन सल्फेट बनता है तो ये हमारा ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं जिंक का, करवाते हैं HCl के साथ। ठीक है, जिंक का किसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमको क्या देगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस को बाहर कर देगा। ठीक है, ZnCl2 और H2 गैस देगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर हम लोग को देखना था कि जिंक और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक हमारा यहाँ है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ है, तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मोर रिएक्टिव मेटल है डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना रिएक्टिव मेटल है, और जो जितना ज्यादा नीचे है वो उतना कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, और आपको कर लेना होगा। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम लोग का है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देखा कि मोर रिएक्टिव जो है वो डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव मेटल को। अब यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, जैसे हम लोग लिए AB रिएक्ट कर करके, हमारा AB जो है CD के साथ रिएक्ट किया और बन गया AC प्लस BD। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना बच्चों, सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, देखो अभी A और B साथ में था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, A C के साथ चला गया और B जो है D के साथ चला गया। यानी कि इसमें कुछ नया चेंजिंग हुआ नहीं, नया कुछ हुआ नहीं, सिर्फ आपस में क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। A चला गया C के साथ और B चला गया D के साथ, और एक नया प्रोडक्ट दे दिया हमको। तो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, रिएक्शन इन विच ions are exchanged between
reaction in which ions are exchanged between two reactant reaction in which ions are exchanged between two reactant and forming new compound, लिख लीजिए, and forming new compound. तो ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होगा, सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होगा. इसका आयंस उसके पास चला गया, उसका आयंस इसके पास आ गया. ये दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से आखिर रहता है. जैसे हम लोगों ने लिया सोडियम सल्फेट मैंने लिया एक्वस, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेरियम क्लोराइड एक्वस के साथ. ठीक है बच्चों, इसका रिएक्शन मैंने करवाया बेरियम क्लोराइड एक्वस के साथ. ठीक है, अब बताओ क्या बनेगा. हम अभी बताएं कि आयंस का सिर्फ एक्सचेंज होगा, तो यहां पर बन जाएगा बेरियम सल्फेट बनेगा. आप देख लो, बेरियम आया और इस आयन सल्फेट के साथ आकर के मिल गया, और हमको क्या बनेगा, NaCl. बेरियम सल्फेट और क्या बना, NaCl. दिख रहा है बच्चों आपको, आयंस का एक्सचेंज हो गया है. ठीक है, देखो यहां ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ जाकर के मिल गया, और ये बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ आके मिल गया. तो क्या हुआ, सिर्फ आयंस का आपको एक्सचेंज दिख रहा है. इसका आयंस उसके पास चला गया और उसका आयंस क्या हुआ, इसके पास आ गया. क्लियर है पॉइंट. और ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये प्रिसिपिटेट हो जाता है. ठीक है, प्रिसिपिटेट क्या होता है, वो नीचे में जाकर के जमा हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है. और ये कैसा प्रिसिपिटेट रहता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट रहता है. व्हाइट प्रिसिपिटेट को पीपीटी करके लिखा जाता है. ठीक है, प्रिसिपिटेट को बच्चों पीपीटी करके लिखा जाता है, और ये फिर क्या होता है, इनसॉल्युबल बन जाता है. ठीक है, इनसॉल्युबल बन जाता है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या हुआ बच्चों, कि सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होता है और कुछ भी नहीं होता है इसमें. सिर्फ आयंस क्या होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज करता है और एक नया प्रोडक्ट बना देता है. तो उसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखो, यहाँ सोडियम था, यहाँ क्लोरीन के साथ मिल गया. अभी सोडियम सल्फेट के साथ है, लेकिन रिएक्शन के बाद सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिल गया. और रिएक्शन से पहले बेरियम जो है क्लोरीन के साथ है, क्लोराइड के साथ है, लेकिन रिएक्शन के बाद बेरियम जो है सल्फेट के साथ मिल गया. यानी कि सिर्फ आयंस का एक्सचेंज हुआ. तो इस तरह का रिएक्शन अगर आपको कहीं पर दिखेगा तो आप उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन को टिक करिएगा. ठीक है बच्चों, इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी का है. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को जो हम रिएक्शन एक्वस को हम रिएक्शन करवा रहे हैं NaCl एक्वस के साथ, तो हमको क्या देगा बच्चों, आपको दिख रहा है क्या देगा. आप खुद से भी आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होना है, सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होना है. क्या होना है, सिर्फ आयंस का एक्सचेंज होना है. आयंस का एक्सचेंज करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ सिल्वर जो है नाइट्रेट के साथ है, तो सिल्वर क्या कीजिए, क्लोराइड के साथ बना दीजिए, तो बन जाएगा मेरा AgCl. और यहाँ पर सोडियम जो है क्लोरीन के साथ है, यहाँ पर सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ बना दीजिए. तो क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हो गया. रिएक्शन से पहले सिल्वर जो था वो नाइट्रेट के साथ था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्लोराइड के साथ हो गया. रिएक्शन से पहले सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, नाइट्रेट के पास चला गया. तो हमारा क्या हुआ, सिर्फ आयंस का क्या हुआ बच्चों, एक्सचेंज हुआ. आयंस का क्या हुआ बच्चों, एक्सचेंज हुआ. और ये भी जो होता है ये व्हाइट पीपीटी हो जाता है. ठीक है ना, व्हाइट प्रिसिपिटेट हो जाता है, और ये भी इनसॉल्युबल होता है. जो भी पीपीटी बन जाता है वो जनरली इनसॉल्युबल ही रहता है. ठीक है, आप देखो बच्चों, मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या दिखाया आपको मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट में बताया कि सिर्फ आयंस का एक्सचेंज हुआ और कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है,
आयंस का एक्सचेंज हुआ तो आप देखो क्या हुआ, एक पीपीटी बन गया, प्रिसिपिटेट हो गया। तो इस तरह का अगर रिएक्शन आपको दिखेगा तो आप उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट मारोगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो रिएक्शन पढ़ा, एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा और एक डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। तो डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ा हमने बताया कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है सॉल्ट सॉल्यूशन से और अपना जगह बना लेता है। और मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है और लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है, इसको याद करने के लिए आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज को याद करनी पड़ेगी। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। उसके बाद हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट देखा। डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों सिर्फ आयन का एक्सचेंज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट आया और दो प्रोडक्ट भी दिया। रिएक्टेंट जितना है उतना ही प्रोडक्ट दिया, सिर्फ आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, आपस में क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह का अगर आपको रिएक्शन दिखेगा बच्चों तो आप वहां पर बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है?